नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज जो चल रही है उसमें हमने 6-7 लेक्चर देख लिए हैं और अब आगे का जो हमारा रहेगा उसमें हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखेंगे। अब चूंकि वेक्टर एडिशन में हमने 5 जो है वो अलग-अलग चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने वेक्टर का सबसे पहले ट्रायंगल रूल पढ़ा था कि भाई 2 वेक्टर हैं तो उनको ट्रायंगल रूल से अपन कैसे जोड़ सकते हैं। फिर हमने पॉलीगन रूल देखा था जिसमें ये सीखा था कि भाई यदि 2 से ज़्यादा वेक्टर्स यदि आपके पास हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाए। फिर हमने वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम रूल देखा था जो एक तरह से है ट्रायंगल रूल ही। उसके बाद में हमने लामी थ्योरम पढ़ी थी और उसके बाद में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो वेक्टर एलजेब्रा हमारे चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, यानी वेक्टर को घटाना, 2 वेक्टरों को आपस में घटाना। तो देखिए यहां भी होमोजेनिटी का रूल लगता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां भी लागू रहती है। वेक्टर में से ही वेक्टर घटेगा और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। तो इस वेक्टर को अपन जो है वो समझने के लिए वापस एक पैरेललोग्राम रूल ही यूज करेंगे। आप ट्रायंगल रूल से भी ये चीज समझ सकते हो। तो अपन एक बार 2 वेक्टर लेते हैं। सपोज ये है आपके पास एक वेक्टर और इसकी टेल से हमने दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ रखा है सपोज। तो यहां बीच में बनने वाला एंगल जो है वो हो गया थीटा और ये जो है वो कोई इसका रिजल्टेंट हो गया। बीच का कोण है थीटा और ये जो है वो उसका कोई रिजल्टेंट हो गया जिसको अपन आर वेक्टर बोलते थे। इसको अपन आर वेक्टर बोलते थे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, तो ये रूल कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आना चाहिए वेक्टर आर के बराबर। तो ये दोनों का योग जो है वो आर के बराबर होना चाहिए। आप चाहे जैसे देख सकते हो, देखिए ये एक वेक्टर है, ये इसके साथ हेड टू टेल जुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल इसके एंटी जो है वो साइड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अपन ने रूल लगाया कि भाई ये वेक्टर आपका सपोज पी वेक्टर है तो ये वेक्टर आपका क्यू वेक्टर है। तो आप यहाँ पी क्यू भी ले सकते हो। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब हमारे को सीखना है इसका वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक वेक्टर को आप नेगेटिव वेक्टर ले लीजिए। तो नेगेटिव वेक्टर लेने का सेंस क्या है कि मैं यदि इस क्यू वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लूं तो मैग्नीट्यूड तो वही रहना चाहिए, डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये मेरी डायरेक्शन होगी इसकी उल्टी। तो ये मेरा क्यू वेक्टर है तो ये बिल्कुल इसका इनवर्ट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, क्यू वेक्टर। तो ये पी वेक्टर और ये क्या हो गया, क्यू वेक्टर। अब इसका हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो ये रहा इसका रिजल्टेंट। अब इसको हमने यहां से जोड़ा और इसको यहां से जोड़ा, इस तरह से हमने एक डायग्राम फाइंड कर लिया। अब चूंकि ये P है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो मान लो कि इसको अपन थोड़ा सीधा बना लेते हैं, इसके पैरेलल ही इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपके पास माइनस क्यू वेक्टर और डायग्राम ढंग से बन जाए। और ये उसका इसका रिजल्टेंट आर इस वेक्टर के लिए और ये इसकी विपरीत साइड। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, भाई ये P है तो ये भी P है, ये P है तो ये भी P है। और जुड़े हुए कैसे हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये वेक्टर की टेल, ये वेक्टर की हेड और इस Q वेक्टर की हेड जो है वो इस P वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड है और यहाँ दोनों की वापस विपरीत क्रम में हेड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ भी ट्राइंगल रूल फॉलो कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, रूल हमारे को क्या कहता है, 2 वेक्टर का योग तीसरी विपरीत भुजा के बराबर आना चाहिए। तो 2 वेक्टर कौन से हो गए, P वेक्टर प्लस यहाँ क्या होगा माइनस क्यू वेक्टर, तीसरी विपरीत भुजा यानी आर वेक्टर।
तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। इसको हम जो है वो इस तरह से जो है वो लिखेंगे। अब इस वेक्टर का हमारे को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अब चूंकि यदि हम यहाँ प्लस मान के चलते हैं तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, माइनस है। अच्छा, अब ये निकालने के लिए कोस थीटा चाहिए हमारे को, तो कोस थीटा हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए इस पी वेक्टर का आर वेक्टर के साथ जो कोण बन रहा है, सपोज वो बन रहा है एल्फा, और इस आर वेक्टर का क्यू वेक्टर के साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है बीटा, या हमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ जो अपन एंगल देखेंगे तो ये जो लाइन है ये पूरी 180 डिग्री की है। पी वेक्टर का प्लस क्यू वेक्टर के साथ कोण बन रहा है थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा, तो ये बन गया 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से आप जो है उसका कोण भी ज्ञात कर सकते हो कि भाई इसके बीच में कोण कितना है, दो, भाई दो वेक्टरों के बीच का कोण ही होता है 2pq cos थीटा, तो दो वेक्टरों के बीच का कोण कितना हो गया, cos 180 माइनस थीटा। तो अपन इसको लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 180 माइनस थीटा, और आप जानते हो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2pq cos थीटा। अब मैं इसका यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये मेरे पास आ गया अंडर रूट। तो ये हुआ मेरे पास दो सदिशों के व्यवकलन करने के बाद में जो परिणामी प्राप्त होता है वो r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कोण की। तो कोण की बात करेंगे तो वही बात टेन थीटा। अब यहाँ टेन की बात जो है वो आप किसके सेंस में कर सकते हो, एल्फा के सेंस में कर सकते हो। अब यहाँ से एल्फा फाइंड करेंगे, तो जैसे देखिए पी का आर के साथ कोण बन रहा था एल्फा, तो यहाँ से भी पी का आर के साथ कोई कोण बनना चाहिए, तो ये एल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके पास एल्फा 1 है और ये है आपके पास टोटल एंगल है 180 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, या तो इसको बीटा मान लो या इसको एल्फा 3 मान लो, तो ये बचा हुआ कोण आ जाएगा आपके पास जो कि माइनस क्यू वेक्टर आर वेक्टर के साथ में बना रहा है। तो मैं इसको सुविधा के लिए इसको बीटा 1 मान लेता हूँ और इसको सुविधा के लिए मैं बीटा 2 मान लेता हूँ। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 180 माइनस थीटा, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो एल्फा 1 और ये जो एंगल बन रहा है वो बीटा 2। तो यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ टेन एल्फा 1। तो टेन एल्फा 1 जो आप फाइंड करोगे, तो टेन एल्फा 1 फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती है वो आपके पास डायग्राम में दे रखी है, तो वहां से आप करेंगे। क्या है आपके पास, Q आपको दिख रहा है कि आपके पास क्या है, Q साइन थीटा, और आपके पास जो है वो क्या हो सकता है, देखिए यहां से मैं अगर यहाँ टेन एल्फा 2 करा, जब मैं टेन एल्फा 1 ज्ञात कर रहा था इसका जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तब क्या आया था, Q साइन थीटा बटा P प्लस क्यू कोस थीटा। ये किस नियम से होता है वो आपको पीछे के लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। तो Q साइन थीटा बटा P प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक इसी तरह से अब आपको क्या निकालना है, टेन एल्फा 2 निकालना है। तो टेन एल्फा 2 निकालने के लिए आपके पास क्या रहेगा, अब आप आ जाओ यहाँ वाले नीचे वाले एंगलों के अंदर, तो नीचे वाले एंगल में आओगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा, Q साइन 180 माइनस थीटा, Q साइन 180 माइनस थीटा बट्टा यहां की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, P प्लस क्यू कोस 180 माइनस थीटा। यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो
क्यू साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और पी ये माइनस तो माइनस क्यू कोस थीटा। ये आ गया आपके पास टेन अल्फा 2, यानी जब सदिशों का व्यवकलन करते हैं हम तो हमारे पास एंगल ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप जो है वो दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से आप दो सदिशों के बीच का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इन दैट केस आपको बीटा 2 पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। बीटा 2 पूछता है तो Q की जगह P और P की जगह Q, इस तरह से आप रिप्लेस करके भी इनको फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि बीटा 2 पूछने के लिए आपको अल्फा 2 आपके पास है, ये अल्फा 2 को 180 माइनस थीटा में से घटा देंगे तो ये जो बीटा है उसका भी एंगल आ जाएगा। तो दोस्तों, वेक्टर सब्सट्रैक्शन देखने के बाद में जो नेक्स्ट वन हमारे को देखना है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी सदिशों का गुणा, सदिशों का प्रोडक्ट। तो हमारे टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणा भी कहते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट। और नंबर 2 जो होता है उसको आप कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके लिए अपन दो सदिश लेते हैं। सपोज एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोई थीटा। सपोज ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, तो ए और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या हो गया आपके पास, थीटा। अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो सदिश ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमारे को। तो सदिश ए वेक्टर डॉट सदिश बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास होना चाहिए ए बी कोस थीटा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो सदिशों का, तो दोनों सदिशों का मैग्नीट्यूड यानी उनका परिमाण और जो बीच का कोण होता है उसका कोसाइन यानी उनके बीच की कोज्या, तो ए बी कोस थीटा आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये होता है प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रोडक्ट के कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला गुण तो है डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब, यदि आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यदि हम लिख देते हैं तो सदिश के परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सदिश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, डॉट प्रोडक्ट में ये चीज अलाउ है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम, तो हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। डॉट प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। तो वितरण नियम आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए कि ए वेक्टर जो है वो डॉट प्रोडक्ट में है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस का बीच में साइन, और ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस तरह से हम इसको वितरण नियम का पालन भी करवा सकते हैं। इसके बाद में जो है वो ये डॉट प्रोडक्ट अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो नंबर 3 पर डॉट प्रोडक्ट अधिकतम डॉट प्रोडक्ट अधिकतम अधिकतम कब हो सकता है। तो देखिए ये हमारे पास कोई कार्टेशियन सिस्टम है, इसके अंदर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ये 3 वेक्टर है और ओरिजिन पॉइंट से तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी तीनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये हमारे पास शर्त है, जो मैग्नीट्यूड के लिए शर्त आती है वो। अब हमारे को अधिकतम या न्यूनतम चेक करना है कि भाई कब होगा, अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो अधिकतम होने के लिए शर्त है थीटा बराबर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, अधिकतम के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। जब 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट में आपके ये जो वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड की वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, अधिकतम मान इसी कंडीशन में आपको प्राप्त होगा। करके देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 0 और कोस 0 होता है 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, ए बी। तो ये जो ए बी आया है वो मैक्सिमम आया है। ठीक इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट न्यूनतम होगा तो मिनिमम के लिए, न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, थीटा बराबर आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए ए और बी के लिए। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री में यदि यहाँ पुट करता हूं तो यहाँ 90 डिग्री पुट करने पर ए डॉट बी कोस थीटा यानी कोस 0, तो कोस 90 की जगह आ जाएगा 0, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, नल वेक्टर। क्या कहेंगे, 0 या नल वेक्टर, शून्य सदिश। ये कंडीशन किसकी हुई, मिनिमम की। इसी चीज को हम जो है वो एकांक सदिशों के लिए बात करें तो ये क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में। तो एकांक सदिशों के लिए अपन बात करके देखते हैं। तो एकांक सदिश में ये ए वेक्टर का एकांक सदिश है आई कैप, इसका है जे कैप और इसका है के कैप। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। यहां मैं एकांक सदिशों की बात करूं तो आई वेक्टर और जे वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल के ऊपर है। तो पहले मैं इन तीनों के समांतर की बात कर लेता हूं। तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, यानी ये आई कैप इसके साथ में कोई दूसरा आई कैप है, दोनों क्या है, समानांतर है। समानांतर होने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री यानी अधिकतम। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, मैक्सिमम। वैल्यू क्या आएगी आपके पास, मैक्सिमम। ये भी क्या है, आई डॉट आई, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक इसी तरह से जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू भी 1। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आई डॉट जे, ये तीनों व्यक्तियों के कौन सी वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू एकांक सदिशों के लिए। आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट जे बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री होने का मतलब वैल्यू कौन सी आएगी, मिनिमम या नल वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, जे डॉट के 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। तो ये तीनों वैल्यू कौन सी हुई,
मिनिमम। हमारे फिजिक्स में कोई एग्जांपल देखें तो इस तरह का, जैसे वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। वर्क डन हो गया आपके पास, भाई दोनों को अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया और यहाँ पे आपके पास क्या आया, वर्क डन आया। लिखने का तरीका, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है और जो आपने फोर्स लगाया है उसके बीच का कोण। अब देखिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर को यदि मैं ऐसे हाथ में रखता हूं और इसके समानांतर पैरेलल इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं पीछे से, तब ये मार्कर क्या करेगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा और कोई ना कोई वर्क डन होगा। तो मैंने कोण कितना बनाया यहाँ, 0 डिग्री। जब मैंने यहाँ कोण 0 डिग्री लिया है तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, यानी मेरा वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम। और यदि मैं इस मार्कर के ऊपर बैठ जाता हूँ, इसके ऊपर बल लगाता हूँ, तो ये कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब मैंने एंगल कितना बनाया है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने के साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन कितना हुआ, 0। तो इस तरह से हम अदिश गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं और अदिश गुणनफल का हमारे फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंस भी रहता है। तो मैंने आपको जो आपने अपने 11th-12th में पढ़ा है उसका बेसिक आपको एक बार के लिए मैंने क्लियरली बताया है। और जो है वो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी, कई बार कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई जब आपके डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है, इस तरह की कोई शर्त डाल देंगे और आगे ऑप्शन में कोई आंसर पूछ लेंगे। तो ये चीज भी आपको एक बार के लिए आनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है कि एक जो हमने वेक्टर ले रखा है और दूसरा वेक्टर हमने ये ले रखा है, तो ये सपोज ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। तो दोनों की टेल कॉन्साइड कर रही है तो थीटा। देखिए क्रॉस वेक्टर का अपने फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा होगा V इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, या आपने ये भी देखा होगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या आपने ये भी देखा होगा एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। कहने का मतलब ये हो गया कि ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मतलब ये आपके पास आती है एंगुलर वेलोसिटी, ये टॉर्क वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का मतलब ये आपके पास आता है बल आघूर्ण, और ये एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का मतलब होता है कोणीय संवेग, जिसमें आपके आर स्थिति सदिश है, पी कोई जो है वो लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग है। ये कक्षा 11 में आपने देख रखे हैं इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट। कक्षा 12 में आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट देखा है वो कुछ इस तरह का देखा होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू, ये स्केलर है, बट V क्रॉस बी, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र का क्रॉस प्रोडक्ट Q के साथ गुणा होकर आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स या जिसको आप लोरेंज फोर्स कहते हो वो आपको प्रोवाइड करवाता है। तो खैर हम इसकी एक किसी की बात कर लेते हैं कि भाई किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। तो इसकी सिंपल जो सिस्टम बनता है वो ये बनता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही आएगा। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जो रिजल्ट आता है आपके पास सी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो ये होती है मैग्नीट्यूड की बात। यदि हमको फॉर्म में लिखना है इसको, भाई कितना आया, नेट मैग्नीट्यूड कितना आया वो लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, यानी दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की कोण की जा का गुणनफल उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो भाई ये तो हो गया आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण।
अब इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की, यानी कि दिशा की। इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड हम करेंगे? तो प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम आर एच राइट हैंड साइड स्क्रू रूल, RHSR राइट हैंड साइड स्क्रू रूल लगाते हैं। राइट हैंड साइड स्क्रू रूल लगाने के बाद में आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड हो जाएगी। तो देखिए ये रूल क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको अपना राइट हैंड काम में लेना है। राइट हैंड काम में लेकर आपको राइट हैंड की अंगुली को इस तरह से, हथेली को इस तरह से करना है कि भाई हमारे को किसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो ए से बी की डायरेक्शन हमारे को निकालनी है। तो ए से बी की डायरेक्शन, तो जिसकी डायरेक्शन निकालनी होती है उसकी तरफ हम उंगलियों को मोड़ते हैं। जिसकी डायरेक्शन निकालनी होती है उसकी तरफ हम उंगलियों को मोड़ते हैं। मैं एक बार के लिए यहां बना के देख लेता हूं। सपोज तो यहां मेरे पास जो है वो कोई सपोज बी वेक्टर है और यहाँ मेरे पास सपोज जो है वो कोई ए वेक्टर है, ये बीच का कोण थीटा है। तो मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैंने अपने हाथ को इस तरह से किया, अंगुलियों को यूं रखा, हथेली को अंगूठे को यूं सीधा रखा और यहाँ मैंने अंगूठा रखा। जिस तरफ जाना है ए क्रॉस बी निकालना है, तो जिस तरफ जाना है उधर की तरफ अंगुलियां कर्ल होनी चाहिए, अंगुलियां मुड़नी चाहिए और स्ट्रेस आपका अंगूठे के ऊपर आना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना कि भाई अंगुलियां जिस तरफ मुड़े उस तरफ कोण न्यूनतम बनना चाहिए। आप कहोगे सर हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, अंगुलियां ऐसे रख के भी कर्ल कर सकते हैं, अभी भी ये बी वेक्टर की तरफ ही जा रही है घूमकर, बिल्कुल जा रही है। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आप हथेली को यूं रखकर इधर कर्ल करते हो तो इधर कर्ल करने पर आपका एंगल बनेगा ये, इतना बड़ा एंगल बनेगा। जबकि हमारी परिभाषा कहती है कि अंगुलियां उस तरफ मुड़नी चाहिए जिस तरफ बनने वाला एंगल न्यूनतम हो। तो मैंने जैसे ही इस तरफ रखा और बी की तरफ अंगुलियां मोड़ी तो न्यूनतम कोण की तरफ अंगुलियां झुकी। तो मेरा अंगूठा किधर गया? बोर्ड के प्लेन के अंदर। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? बोर्ड के प्लेन के अंदर। मीन्स यहां इसकी डायरेक्शन हो गई बोर्ड के प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर, लंबवत दिशा इसके अंदर हो गई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप सभी लोग तीर जानते हो कैसा होता है। तो ये तीर होता है आगे से इस तरह से और पीछे से होता है यूं, इस तरह से तीर होता है। तो जहां से तीर हमें दिखाई देता है, सामने से आता हुआ तीर हमें दिखाई देता है, तो तीर हमें दिखाई देता है पॉइंट के रूप में, यूं पॉइंट के जैसा दिखाई देता है सामने से। और जब हम तीर को पीछे से जाता हुआ देखते हैं तो हमारे को क्रॉस की तरह दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने इसके अंगुलियां यहां रखकर घुमाई तो मेरा अंगूठा किधर गया? अंदर की तरफ, यानी तीर किधर गया? अंदर की तरफ। तो यहां मेरा जो साइन बनेगा वो साइन मेरे को कैसे बनाना है डायरेक्शन के लिए? क्रॉस साइन कैसे बनाना है? क्रॉस का साइन बनाना है, जिससे मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि वेक्टर जो ये परपेंडिकुलर जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है। और ये जो वेक्टर ए और बी है बोर्ड के प्लेन में, वो बोर्ड के प्लेन के ऊपर ही रखे हुए हैं। ये आपको चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन ये लेके देख लेते हैं या ये लेके देख लेते हैं, कोई सा भी लेके देखो। तो मैं करता हूं टॉर्क के लिए बात। ये बीच का कोई कोण थीटा, यहां क्या आएगा? आर वेक्टर, और यहां क्या आएगा? एफ वेक्टर। हमारे को अंगुलियां किधर घुमानी है? आर से एफ की तरफ घुमानी है। चलिए अपनी हथेली रखिए, आप यहां हथेली रखिए आर से एफ की तरफ। आर से जो पहले होता है वहां अंगुल हथेली रखकर दूसरे की तरफ घुमानी होती है, यहां हथेली रखकर इधर घुमाएंगे तो एफ की तरफ गई, डायरेक्शन अंदर की तरफ, अभी भी डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होने का मतलब आपको तीर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ये हो गई। लेकिन कभी मान लीजिए ये हो गया आपके पास आर क्रॉस एफ, लेकिन यदि आपके पास कभी ये कंडीशन आ गई कि आपको निकालना पड़ गया एफ, आपको निकालना पड़ गया एफ क्रॉस आर,
यदि कभी ऐसी कंडीशन हो गई तो आपको निकालना पड़ गया एफ क्रॉस आर, हालांकि ये बिल्कुल वर्जित है, लेकिन मान लो निकालना पड़ गया, तो आप क्या करोगे, राइट हैंड की अंगुलियां इधर इस तरह से घुमाओगे, क्योंकि कोण किधर बन रहा है, न्यूनतम इधर बन रहा है, तो राइट हैंड की अंगुलियां इधर रखकर बाहर, तो आपकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर बोर्ड के प्लेन से बाहर की ओर, और तीर आपको क्या दिखेगा, बाहर आता हुआ। तो उस कंडीशन के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोर्ड के प्लेन के लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ क्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट। इस तरह से आप जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अब वेक्टर प्रोडक्ट की भी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अपन फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज इसकी कहना क्या चाहती है। तो अभी आपने देखा कि डायरेक्शन जो है उसका काफी फर्क पड़ता है। तो डायरेक्शन का मतलब आपने ए क्रॉस बी लिया या बी क्रॉस ए लिया, लेकिन उसमें आपके डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ही रिवर्ट हो गई। तो उसी तरह से नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करूं तो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। भले ही ये बिल्कुल सही बात है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो कभी भी सेम नहीं होगी। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम। जी, वितरण नियम का पालन करता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्त यह है कि आपका जो गुणा करने का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो मेंटेन रहना चाहिए। देखिए कैसे, कि यहां कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, वो क्रॉस हो रहा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करवाना है, और वितरण नियम लागू तो होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जिस ऑर्डर में है उसी में होना चाहिए। तो ए वेक्टर क्रॉस किसके साथ, बी के साथ, तो बी वेक्टर बीच में क्या साइन प्लस का, फिर पहले कौन आया ए वेक्टर, क्रॉस किसके साथ हुआ, सी वेक्टर के साथ। तो ये कंडीशन यहां फॉलो होनी अनिवार्य है। अगर ये आप फॉलो करते हो तो वितरण नियम लागू होता है, यदि आप ये फॉलो नहीं करते हो तो वितरण नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज इसमें और है, वो ये है कि सपोज आपके पास ये कोई टेबल का प्लेन है, इस टेबल के प्लेन में दो वेक्टर रखे हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी हो सकते हैं, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, बीच का कोण थीटा। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि भाई ए वेक्टर को जोड़कर बी वेक्टर की तरफ अंगुली घुमाई, डायरेक्शन आई, वो आप फाइंड कर लोगे। तो सपोज ए वेक्टर को रखकर हथेली रखकर ए वेक्टर की तरफ और बी वेक्टर की तरफ हथेली घुमाई, तो डायरेक्शन किधर आई, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ। बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ आई तो आपने ये अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखा दी। तो बोर्ड के अंदर की तरफ डायरेक्शन जो आई वो हमेशा क्या आनी चाहिए, परपेंडिकुलर आनी चाहिए, और वो वेक्टर कौन सा आना चाहिए डायरेक्शन का, सी वेक्टर आना चाहिए। तो यहां से हमारे को कंसेप्ट क्या समझ में आती है कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो वो बराबर क्या होता है, सी वेक्टर होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, सी वेक्टर। तो अब इसमें क्या होता है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, लेकिन ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के ये आवश्यक नहीं है, मे नॉट बी
और मे बी, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु यदि क्रॉस प्रोडक्ट है और रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास कोई तीसरा वेक्टर, तो वो तीसरा वेक्टर प्रत्येक दोनों वेक्टर के साथ आवश्यक रूप से परपेंडिकुलर रहेगा, आवश्यक रूप से परपेंडिकुलर रहेगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रहनी चाहिए। अब अपन इसका जो है वो नेक्स्ट वन जो है वो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो देखना है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग एकांक सदिशों के लिए भी देख लेते हैं। एकांक सदिशों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात जब हम करते हैं तब पहले अपन एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। ये सपोज आई कैप, जे कैप और के कैप तीन एकांक सदिश है जो क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के सदिश हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए हो जाएगा एन कैप, डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा एन कैप। अब अपन क्या लेते हैं, आई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें भी वही सिस्टम है, अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। तो अभी क्या करते हैं अपन, आई कैप क्रॉस आई कैप के लिए बात करते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब आई कैप इंटू आई कैप साइन, साइन कितना बना आई और आई के बीच में 0 डिग्री, तो साइन कितना हो गया 0 डिग्री। तो ये बना क्या आपके पास नल वेक्टर, जो वैल्यू आई वो क्या आई 0, जो वैल्यू आई एकांक सदिशों की वो क्या आई 0। यानी कोई भी जो दो समानांतर सदिश होते हैं वो हमेशा परिमाण में न्यूनतम होते हैं, यानी उनका वैल्यू जो है वो शून्य प्राप्त होता है या नल प्राप्त होता है। तो ठीक इसी तरह से इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए जे कैप डॉट क्रॉस जे कैप भी 0 होगा और के कैप क्रॉस के कैप भी 0 ही होगा। अब यदि आई कैप और जे कैप को लें तो बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो वापस अपन लेते हैं प्रॉपर्टी को, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू, यहां देखिए आपको क्या आना चाहिए आई डॉट सॉरी आई और जे, और साइन क्या हो गया 90, तो साइन 90 का मतलब तो क्या हो गया, देखिए यहाँ क्वेश्चन को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है आई सॉरी यहाँ कुछ भी ले लीजिए आप, देखिए सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। हमारे को इस एन कैप के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। ए गया, बी गया, साइन थीटा गया, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी कितना आ गया 1 साइन 91। तो आई क्रॉस जे यानी आई जे, और यहां क्या बना आपके पास साइन 90 इंटू क्या है आपके पास एन के। तो देखिए आई गया, जे गया, साइन 90 गया, तो ये तो सारा सिस्टम मिलाकर कितना हो गया 1, और एन के की जगह डायरेक्शन क्या आएगी इसमें, नेक्स्ट वन क्या आएगी के। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास के। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट आप क्या लेते हो, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। अब क्या बचा आपके पास के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। तो ये तीन चीजें भी आपको याद रखनी है। अब इसी क्रम में अपन जो है वो सदिशों का एक क्रॉस प्रोडक्ट और आगे की तरफ बढ़ के देख लेते हैं। इसको आगे की तरफ बढ़कर देखें तो उसमें हम पाते हैं कि भाई आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, उसके कुछ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दे रखे हैं जो रिजोल्व करने के बाद में आए हैं, विभेदन करने के बाद में आए हैं, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। ठीक इसी तरह से एक है बी वेक्टर, इसके कंपोनेंट आए हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई
जे के प्लस बी जेड के के। अब आपको गुणा कराने के लिए ये नहीं करना है कि ए क्रॉस बी करा दो और साइन थीटा के साथ गुणा करा दो और बाकी हो गया, नहीं, ये उस तरीके से गुणा नहीं होगा। इसके लिए आपने कक्षा 12 या 11 के अंदर जो है वो सारणिक विधि पढ़ रखी है, तो वो सारणिक विधि ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये सारणिक। तो यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके लिए आप एक याद रख सकते हैं, ये कोई सिलेंडर का सरफेस है, यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है और यहाँ के कैप है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसमें आपने क्या याद रखना है कि जैसे हम आई कैप को लेते हैं तो उसके सामने वाले कौन है, जे और के, यानी जे और के को आपस में आपको जे से के की तरफ चलना है। जब आप जे कैप लोगे तो आपको जे से के की तरफ चलना है, और जब आप के कैप लोगे तो आपको आई से जे की तरफ चलना है। सीखिए कैसे चलते हैं। सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। आई के साथ कंपोनेंट कौन सा है, ए एक्स, जे के साथ कंपोनेंट ए वाई और के के साथ कंपोनेंट ए जेड। फिर उसके बाद में बी का कंपोनेंट बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब इस सारणिक को सोल्व करते हैं हम, तब हमारे को ये रूल याद रखना है। कोई भी जो है वो हार्ड रूल नहीं है। आपको जो लोअर क्लासेज में 11 12 में आपने माइनस प्लस या माइनस लेना है, प्लस लेना है, डायरेक्शन ये लेनी है कि डायरेक्शन इधर से गुणा कराना है या इधर से गुणा कराना, उतना झमेला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक क्रम याद रख लीजिए, आपको सारा काम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आई कैप को बाहर लिख लेते हैं। जब आई कैप को बाहर लेते हैं तो ये इसका कॉलम गया और ये इसकी रो गई। ये आप जानते हो, ये कॉलम चला जाता है और ये रो चली जाती है। अब ये कौन सी पर आ गए अपन, आई के ऊपर। तो आई को अब किधर से चलना है, जे से के की तरफ चलना है, यानी जे से के का मतलब आपको इधर चलना है, ए वाई से बी जेड। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई हो गया, प्लस का प्लस। यहाँ लोअर क्लासेज में माइनस सिखाया जाता था, लेकिन आपको माइनस का ध्यान नहीं रखना है। आप जे पर आ गए, आपको चलना किधर है, जे से के की तरफ। तो आप जे की तरफ आए तो आपको यहां से हो गया और यहां हो गया। अब आप किधर आ गए, के की तरफ। तो चलना कहां से है, के से। तो ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप। जब आप कैप पर आ गए तो आपको चलना किधर है, आई की तरफ। चलिए, यहां से आपकी ये रो गई और यहां से ये कॉलम गया, चलना किधर है, आई की तरफ से। तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये अभी थोड़ा डरावना सा दिख रहा होगा या काफी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल छोटी चीज आ जाएगी। हो सकता है कि नंबर आए, और ये भी हो सकता है कि इसको सोल्व करने के बाद में सिर्फ आपको ये इतना ही मिले, आई के प्लस जे के प्लस के के। चूंकि ये सभी संख्यात्मक मान रहेंगे, ये आपस में गुणा भी होंगे, एक दूसरे से घटेंगे भी, उसके बाद में आपको संभवतः हो सकता है ये वाला मान भी, इतना छोटा मान भी आपको मिल जाए या कोई अन्य मान भी मिल जाए। तो सारणिक विधि से सरल करने का हमारे पास जो रिजोल्व्ड वेक्टर्स होते हैं उनका गुणा हम ए क्रॉस बी साइन थीटा या ए बी साइन थीटा से नहीं निकाल सकते। हमको उसके कंपोनेंट्स जब दिए हुए रहते हैं तो ये सारणिक विधि हमारे को उपयोग में लानी चाहिए और यही सही रहती है। तो इस तरह से हमारा आज जो वेक्टर एलजेब्रा का जो बड़ा पार्ट है, जिसमें हमने 7-8 लेक्चर का टाइम ले लिया है, ये संभवतः आज पूरा हो गया है। अब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसके 8 लेक्चर लेने का कारण ये कि रहा है कि आप फिजिक्स से रिलेटेड जहाँ फिजिक्स पूछी जाएगी वो कोई भी एग्जाम दे लीजिए, वेक्टर एलजेब्रा से या वेक्टर जो आपके सिलेबस में है उसमें से श्योर क्वेश्चन आता है। तो इस कारण से जो है उसके ऊपर ये 3-4 घंटे का जो है वो लेक्चर सीरीज चलाई गई है। तो उम्मीद है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और अपनी समस्या भी बताइए, तो संभवतः उसका जो है वो समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।